बचाओ। अरे ओ महारानी, घड़ी देखी है तूने? सूरज सिर पर आ गया है और तेरे बर्तनों की खटर पटर अभी तक खत्म नहीं हुई। मेरी नींद हराम कर दी तूने। काम करती है या एहसान जताती है? वृंदा ने सिर झुका लिया। दीदी, बर्तन तो कब के मंज गए। मैं तो बस चाय का पानी चढ़ा रही थी। जबान मत लड़ा। रसोई में जाकर देख दूध उबला या नहीं। माँ जी उठने वाली हैं। अगर उन्हें बिस्तर पर चाय नहीं मिली तो आज तेरी खैर नहीं। तभी अंदर के कमरे से कादम्बरी देवी की भारी और कड़कदार आवाज गूंजी। सुलोचना, अरे ओ सुलोचना, ये क्या सुबह सुबह घर में महाभारत छेड़ रखी है? और ये कलमुही वृंदा कहाँ मर गई? मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? वह दौड़ती हुई रसोई में गई। वृंदा एक अनाथ थी। जब उसका ब्याह इस घर में हुआ तो उसे लगा था कि उसे सिर छुपाने को छत और प्यार करने वाला परिवार मिलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वह ससुराल नहीं बल्कि एक ऐसे कारागार में आ रही है जहां उसकी हैसियत एक बिना वेतन की नौकरानी से भी कम होगी। कांपते हाथों से ट्रे लेकर वह सास के कमरे में दाखिल हुई। कादम्बरी देवी अपने पलंग पर किसी रानी की तरह बैठी थी। उन्होंने वृंदा को ऊपर से नीचे तक घूरा। इतनी देर? लगता है अब तुझे घर से निकालने का वक्त आ गया है। मुंह क्या देख रही है? रख चाय यहाँ और जा, हमारे लिए नाश्ता बना। और सुन, आज आलू के पराठे बनेंगे, खूब सारे मक्खन के साथ। वृंदा का पेट भूख से कुलबुला रहा था। कल रात उसे खाने को सिर्फ एक सूखी रोटी मिली थी। उसने दबी आवाज में कहा, माँ जी, घर में आटा थोड़ा कम है। अगर मैं सबके लिए पराठे बनाऊंगी तो शायद। तो शायद क्या? तो शायद तेरे लिए नहीं बचेगा। यही चिंता है ना तुझे? अरे, हम भूखे मर जाएं, पर महारानी का पेट भरा रहना चाहिए। खबरदार जो जुबान खोली। जा, पराठे बना। अगर एक भी पराठा कम पड़ा तो आज तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। वृंदा चुपचाप रसोई में लौट आई। उसने सबके लिए पराठे बनाए। खुशबू से उसका मन विचलित हो रहा था, लेकिन उसने अपनी भूख को आंसुओं के साथ पी लिया। जब सास और जेठानी खाना खाने बैठीं, तो उन्होंने सारे के सारे पराठे खा लिए। वृंदा के लिए एक भी पराठा नहीं छोड़ा। उसे सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ा। दोपहर हो चुकी थी। कादम्बरी देवी और सुलोचना आंगन में बैठी धूप सेक रही थीं, जबकि वृंदा कपड़े धो रही थी। सुलोचना ने अपनी सास के कान में फुसफुसाया, माँ जी, आपने गौर किया? ये वृंदा दिन भर काम करती है, फिर भी दोपहर में इसे थोड़ा आराम मिल ही जाता है। मुझे ये देखकर बड़ा गुस्सा आता है। ये हमारे पैसों पर पल रही है। कादम्बरी देवी ने कहा। बात तो तू सही कह रही है बहू, लेकिन घर का सारा काम तो यही करती है। अब और क्या करवाएं? सुलोचना की आंखों में एक कुटिल चमक आ गई। माँ जी, हमारी गौरी गाय, वो आजकल बहुत दूध दे रही है। हम कितना दूध पीते हैं। क्यों ना हम इस दूध का व्यापार करें? वृंदा को दोपहर में आराम करने के बजाय दूध बेचने भेज देते हैं। पूरे सुंदर नगर में घर घर जाकर दूध बेचेगी। इससे दो फायदे होंगे। एक तो घर में पैसा आएगा और दूसरा, ये घर से दूर रहेगी तो हमारे सिर का दर्द कम होगा। कादम्बरी देवी खुशी से उछल पड़ी। वाह सुलोचना, मान गई तेरी अकल को। शहर से बेटों के पैसे आने में अभी देर है, तब तक ये मुफ्तखोर वृंदा हमारे लिए कमाई करेगी। उसी वक्त वृंदा को बुलाया गया। सुन वृंदा, कल से तेरा आराम हराम। सुबह का काम निपटाकर तू गौरी का दूध निकालेगी और उसे लेकर गांव में बेचने जाएगी। और याद रख, शाम को जब लौटेगी तो मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। दूध का एक कतरा भी अगर इधर उधर हुआ या पैसे कम हुए तो उस दिन तेरा खाना बंद। वृंदा सन्न रह गई। वो घर की चारदीवारी से बाहर कभी अकेले नहीं निकली थी। माँ जी, मैं बाजार कैसे जाऊंगी? मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है।
शर्म? अरे दूध बेचना है, कोई भीख थोड़ी मांगनी है। नौटंकी बंद कर, कल से काम शुरू, वरना अपने मायके जाने का रास्ता देख ले। सुलोचना ने व्यंग से हंसा। वृंदा के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगली सुबह से वृंदा की जिंदगी और कठिन हो गई। 4 बजे उठना, झाड़ू पोछा, खाना बनाना और सुबह सुबह गोरी का दूध निकालकर और फिर सिर पर 10 किलो दूध का भारी कैन रखकर पथरीले रास्तों पर चलना। पहला दिन बहुत कठिन था। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते। अरे, यह तो चौधरी की बहू है। कैसी हालत हो गई है बेचारी की। जरूर इसने कुछ पाप किया होगा, तभी सास ने सड़क पर उतार दिया। वृंदा सब कुछ अनसुना करके सिर झुकाए चलती रही। दोपहर हो गई थी। वह एक पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर सड़क किनारे एक बूढ़े पेड़ के नीचे पड़ी। वहां एक बेहद गरीब औरत बैठी थी, जिसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वृंदा के कदम ठिठक गए। उस औरत ने वृंदा को देखा और हाथ जोड़ लिए। बेटी, ओ बेटी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मेरे पास खिलाने को कुछ नहीं है। भगवान के लिए थोड़ा सा दूध दे दे, तेरा बड़ा उपकार होगा। वृंदा का दिल पसीज गया। उसे अपनी सास की चेतावनी याद आई। एक पल के लिए वह डरी, लेकिन जब उसने उन बच्चों की धंसी हुई आंखों में देखा तो उसे अपना अनाथ बचपन याद आ गया। उसे याद आया कि कैसे वह भी कई रातों तक भूखी सोई थी। वृंदा ने मन ही मन सोचा, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उसने इधर उधर देखा, फिर कैन का ढक्कन खोला और उस औरत के टूटे हुए मिट्टी के बर्तन को दूध से लबालब भर दिया। ले माँ, इसे बच्चों को पिला दे। बच्चों ने जैसे ही दूध पिया, उनके चेहरों पर जान आ गई। वह औरत रो पड़ी। जुग जुग जियो बेटी, भगवान तेरे भंडारे हमेशा भरे रखे। उस दिन वृंदा जब घर लौटी तो उसके पास थोड़े पैसे कम थे। कादम्बरी देवी ने हिसाब लिया। सास ने कड़क कर पूछा, ये 10 रुपए कम क्यों है? वृंदा कांप गई। वो माँ जी, थोड़ा दूध रास्ते में छलक गया था, ठोकर लग गई थी। कादम्बरी ने वृंदा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। छलक गया था? अंधी है क्या? देखकर नहीं चल सकती? आज रात का खाना बंद। जाकर खूंटे के पास सो जा। वृंदा उस रात भूखी सोई। गाल पर चोट का निशान था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। उन बच्चों की मुस्कान उसे सुकून दे रही थी। अब यह रोज का नियम बन गया। वृंदा दूध बेचने निकलती, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा वह रास्ते में मिलने वाले जरूरतमंदों को मुफ्त में दे देती। कभी कोई प्यासा कुत्ता, कभी कोई बीमार बुजुर्ग, तो कभी वही बच्चे। गांव वाले उसे अन्नपूर्णा कहने लगे थे, लेकिन घर में वह चोर और कामचोर बन गई थी। रोज मार खाना, रोज ताने सुनना उसकी नियति बन गई थी, पर उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। 1 महीना बीत गया और बारिश भी आने वाली थी। कादम्बरी देवी और सुलोचना ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि आज महीने का पूरा हिसाब होगा। आज तक जितना भी दूध बिका है, उस सब का जोड़ आज शाम को चाहिए। सुलोचना ने सुबह ही चेतावनी दे दी थी। माँ जी, आज महीने की आखिरी तारीख है। आज तो सारा हिसाब लेकर ही रहूंगी। हाँ सुलोचना, आज फिर से वो कुलच्छनी दूध छलकने के बहाने बनाएगी। तू ये लाठी तैयार रखना, आज उसकी खैर नहीं। बहुत दानवीर बनती फिरती है हमारे पैसों पर। ये लो रामू काका, बच्चों को पिला दो। मुझे घर भी जल्दी जाना है। बारिश आने वाली है और माँ जी इंतजार कर रही होंगी। आज फिर पैसे कम होंगे, पर इन बच्चों की भूख के आगे थप्पड़ की चोट कुछ भी नहीं। आज फिर उसके पास पैसे कम थे, लेकिन अब उसे थप्पड़ खाने की आदत सी पड़ गई थी। मगर उसे नहीं पता था कि आज उसका यहाँ आखिरी दिन होगा। दीदी, आप लाठी लेकर क्यों खड़ी हो? कोई जानवर आया था क्या? ज्यादा जुबान मत चला। ला, हिसाब दे। इसमें आज फिर से पैसे कम क्यों हैं? बोल। माँ जी, रास्ते में वो रामू काका के बच्चे मिले थे। बेचारों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। छोटी बच्ची भूख से बिलख रही थी,
तो मैंने थोड़ा सा दूध। तू नहीं सुधरेगी, आज तुझे बताना ही होगा। सुलोचना, मारो इसके लाठी। मत मारो दीदी, बहुत तेज लग रही है। दीदी मत मारो, मर जाऊंगी। निकल जा मेरे घर से। अगर आज के बाद यहाँ दिखाई दी तो समझ लेना तेरा क्या हाल होगा। मरेगी तो बला टलेगी। वृंदा बारिश में रोते हुए गांव की सीमा से बाहर घने जंगल की तरफ मुड़ गई, जहां नर्मदा नदी बहती थी। दी का किनारा सुनसान था, हवाओं में सरसराहट थी। वृंदा नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे ईश्वर, क्या दया करना पाप है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। हे माँ गंगा, हे नर्मदा मैया, मुझे अपनी शरण में ले लो। बारिश तेज होने लगी। ज्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ आ गई। पानी का तेज बहाव वृंदा को बहा ले जाता है। अगर आप जानना चाहते कि आगे क्या हुआ हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखकर कमेंट करें। वृंदा बहकर मंदिर के किनारे पड़ी होती है। हे भगवान, इतनी मासूम बच्ची इस हाल में, ये तो साक्षात देवी की कृपा है कि ये बच गई। उठो बेटी। वृंदा की आंखें खुलती हैं। तुम कौन हो बेटी, और कल बारिश में जंगल में क्या कर रही थी? वृंदा को कुछ याद नहीं आ रहा था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पर मोहन के पास जाना है। बेटा, मोहन कौन है? और तुम्हारे घर का कुछ पता हो तो बता दो। वृंदा फिर से बेहोश हो जाती है। पंडित वृंदा को उठाकर मंदिर में ले जाता है। माँ, देखो मैं आ गया। वृंदा कहाँ है? मैं उसके लिए शहर से भारी जेवर लाया हूँ, बुलाओ उसे। बेटा, वो वृंदा तो चली गई। हमने बहुत रोका, पर वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर भाग गई। भाग गई? मेरी वृंदा? माँ, आप क्या कह रही हैं? छोटा चौधरी, आपकी माँ झूठ बोल रही हैं। उस तूफानी रात को इन्होंने उस बच्ची को लाठियों से पीटा और मरते हुए बारिश में बाहर निकाल दिया। मैंने खुद उसे रोते हुए नदी की तरफ जाते देखा था। बेटा, वो घर का कोई काम नहीं करती थी। माँ, अगर उसे कुछ हुआ तो आप अपने इस बेटे का मुंह कभी नहीं देखेंगी। मोहन सीधे गाड़ी में बैठा और सीधे पुलिस स्टेशन गया। सर, मुझे अपनी पत्नी की रिपोर्ट लिखवानी है। बोलो, क्या हुआ तुम्हारी पत्नी को? मोहन ने पुलिस वाले को सब कुछ बता दिया। क्या तुम्हारी पत्नी वृंदा है? वह तो बहुत अच्छी लड़की थी, सब गरीबों की मदद करती थी और हमारे यहाँ बाहर जानवरों को भी दूध पिलाकर जाती थी। पर तुमने अपनी माँ के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाई? नहीं सर, जिसने हमें जन्म दिया है उसे हम नरक जैसी जिंदगी नहीं दे सकते। चलो ठीक है सुरेश, जीप सी तैयार कर, वृंदा को ढूंढने जाना है। मोहन और कुछ पुलिस वाले वृंदा को ढूंढने चल पड़ते हैं और थोड़ी देर तक ढूंढते हैं और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। क्या हुआ बाबूजी, आप इतने उदास क्यों हो? मोहन ने उसे सब कुछ बता दिया। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी पत्नी जल्द ही मिल जाएगी। सामने एक देवी का मंदिर है, वहां जाकर प्रार्थना करो, देवी माँ सब कुछ सही कर देंगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाता हूँ। मोहन मंदिर पहुंच जाता है। वहां उसे वृंदा दिखाई दी। वृंदा को देखकर माधव में जान आ गई। वृंदा, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। चलो मेरे साथ, हम कहीं दूर रहेंगे जहां ये लोग न आ सकें। धीरे धीरे झाड़ू चलाओ, बच्चों को रुला कर रख दिया।
माँ जी, मैं तो धीरे धीरे ही झाड़ू मार रही थी, शायद पंछियों की आवाज से रो गया होगा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर बड़ी बहू बाहर आ जाती है। क्या हुआ माँ? मुन्ना रो क्यों रहा है? एक तो है ये सीता जो ऐसा काम कर सकती है। चल अब अंदर जा सीता, कुछ तो करना नहीं है, बस बच्चे को रुलाती रहती है। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सीता, ज्यादा जुबान मत चलाया करो। जाओ, अंदर जाओ। ये है रोशनी का पति जो खेत से आ रहा है और रोशनी से कहता है, सुनो रोशनी, आज मेरा आलू के परांठे खाने का मन कर रहा है, तुम जल्दी जल्दी बना दो। जी, मुझे तो आलू के परांठे बनाने नहीं आते। सीता बहुत अच्छे बनाती है, उसे बोल दो। और साइड में खड़ी उसकी माँ सुन रही थी और वो सीता के पास चली जाती है। सुनो सीता, मेरे बेटे के लिए आलू के परांठे बना दो। पर सीता ने सभी के लिए रोटियां बना दी थीं। माँ जी, मैंने तो सबके लिए रोटियां भी बना दी हैं। और ये रोटियां अपने पति को खिला देना। इतना कहकर कंचन चली जाती है और सीता का पति राम भी खेत से घर आ जाता है और अपने भाई के पास आ जाता है। भैया क्या हुआ, आज खेत से जल्दी आ गए? कुछ नहीं, बस भूख लगी थी इसीलिए आ गया। और खा लिया खाना आपने? हाँ खा लिया, और कितना काम रह गया? बस भैया, मिट्टी तो सारे बहा दी, बस थोड़ा पानी लगाना रह गया। हाँ खाना खा लें फिर चलते हैं। जी भैया। और सीता, क्या कर रही हो? अभी खाना बनाकर हटी हूँ। बैठिए जी, मैं खाना लेकर आती हूँ। तभी उसकी माँ आ जाती है। सुनो सीता, मेरे लिए चाय भी बना दो और जल्दी आना। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? सारा दिन काम करते हो और खाना भी नहीं खाने देते। कोई बात नहीं सीता, मैं बात करूंगा। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। अरे, इतनी मीठी चाय? क्या मुझे मारना चाहती हो? किसी दिन तो इसमें झर ही मिला देना। नहीं माँ जी, मैंने तो बस 1 चम्मच चीनी ही डाली है। पर कंचन सीता की बात ना सुनते हुए अपने बेटे को बुलाती है। मुन्ना, इधर आओ। देखो, तुम्हारी पत्नी मुझे मारना चाहती है। अब क्या हुआ माँ? अपनी पत्नी से ही पूछो। क्या किया है सीता तुमने? सच में बस 1 चम्मच ही डाली थी। फिर भी माँ जी कह रही हैं कि मैंने ज्यादा मीठा कर दिया। तो फिर क्या हो गया माँ, मीठा ही तो है, और आपको तो मीठा पसंद है। देखो मुन्ना, अगर तुम बहू का साथ दोगे तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। ये क्या बोल रही हो माँ? मैंने तो बस... अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस जाओ यहां से। सीता, क्या तुमने सच में ज्यादा मीठा डाला था? नहीं जी, मैंने सच में 1 ही चम्मच डाली थी, और अब आप भी मुझ पर शक करने लगे। नहीं सीता, मैं तो बस पूछ रहा हूं। जी, मुझे पता है माँ जी हमें पसंद नहीं करती। लगता है हमें घर से निकालना चाहती हैं। तुम सही कह रही हो सीता, लगता है हमें घर छोड़कर जाना ही होगा। कल सुबह मैं भैया से अपने हिस्से की जमीन मांग लूंगा। भैया, आपसे बात करनी थी। बोलो, क्या बात है? भैया, मुझे मेरे हिस्से की जमीन चाहिए। मैं अलग रहना चाहता हूं।
नहीं मुन्ना, ये जमीन मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगी। तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर जाना है तो जा सकते हो। राम कुछ नहीं बोलता और सीधा अपनी पत्नी के पास आ जाता है। क्या हुआ जी? क्या कहा उन्होंने? सीता, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। लगता है हमें खाली हाथ ही जाना होगा। राम और सीता खाली हाथ ही जाने लगते हैं। सीता, हमें जंगल जाना होगा, नहीं तो बारिश कभी भी आ सकती है। हाँ जी, और हमें अब घर भी बनाना होगा। हाँ सीता, जल्दी चलो। दोनों जंगल पहुंच जाते हैं। राम को जंगल जाते समय रास्ते में बांस दिखते हैं। देखो सीता, हम इस बांस से घर बना सकते हैं और इसके अंदर धूप और बारिश का पानी भी नहीं आएगा। जल्दी करना होगा, बारिश का मौसम आ गया है। और धीरे धीरे घर बना लेते हैं। सीता, घर तो बन गया है। अब मैं गांव जाकर काम देखकर आता हूँ। जी जल्दी आना। राम काम की तलाश में गांव चला जाता है। वो एक अमीर सेठ के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, क्या आप मुझे यहाँ काम दे सकते हैं? आप जितने पैसे देंगे मुझे मंजूर होगा। भाई, मेरे पास तो पहले ही काम नहीं है, तुम्हें कहां से रख लूं? मैं तो खुद काम ढूंढ रहा हूं। राम जगह जगह काम के बारे में पूछता है, पर उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। अब मैं क्या करूं? अभी मैं सीता को क्या बोलूंगा? लगता है बारिश आने वाली है। मुझे जल्दी घर जाना होगा। लगता है मुझे उस पेड़ के नीचे रुकना होगा। भाई, आज बारिश नहीं रुकने वाली। क्यों भाई, क्या हुआ? कोई खबर आई थी क्या? और भाई, कल खबर आई थी और कह रहे थे इस बार की बारिश के कारण बाढ़ आ सकती है। भाई, लगता है मुझे घर जाना होगा। भाई रुको तो, बारिश तो धीरे हो जाने दो। राम उसकी बात नहीं सुनता और बारिश में ही घर जाने लगता है। बारिश का पानी कुछ ज्यादा ही जमा हो गया है, उतारा भी नहीं जा रहा। लगता है मुझे भीगते हुए ही जाना होगा। राम तरकर घर पहुंच जाता है। राम घर पहुंचकर देखता है घर पर पानी भर जाता है। ये क्या हुआ सीता? इतना पानी कैसे आ गया? ये ऊपर से टपक टपक कर पूरा भर गया है। चलो सीता, सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। दोनों कुछ देर में पानी निकाल देते हैं। चलो सीता, अब सो जाते हैं, बारिश बंद नहीं होगी। दोनों सो जाते हैं। जल्दी आइए। क्या हुआ सीता? आ रहा हूँ। जब राम बाहर आता है और देखता है उनका बांस का बनाया घर पानी में तैर रहा था। सीता, अपने माँ भैया का क्या हुआ होगा? मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ होगा?